हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इस लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे वित्तीय बाजार संगठन और कंपनियों के बारे में। और ये जो है ये हमारा होगा भाग 1। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट ऑर्गेनाइजेशंस एंड द कंपनीज एंड पार्ट 1। ठीक है। बात की जाए यदि इस विषय के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर हम प्रतियोगिता परीक्षाओं के नजरिए से देखें, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो कई बार सीधे तौर पे यहाँ से पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हम चीजों को एक बार देख ढंग से समझें और उसी के साथ आगे बढ़ें। ठीक है। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे भारत में वित्तीय बाजार, मुद्रा बाजार उपकरण, जमा प्रमाण पत्र, कौन सीडी जारी कर सकता है उसके बारे में, सीडी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रमुख बिंदु क्या क्या होते हैं, एक वर्ष तक मूल्य या प्रारंभिक परिपक्वता के गैर वर्तनीय डिबेंचर एनसीडी क्या होते हैं वो देखेंगे, एनसीडी जारी करने की पात्रता देखेंगे, एक पंक्ति में महत्वपूर्ण परिभाषा देखेंगे, सरकारी सुरक्षा देखेंगे जिसे हम जीसैक कहते हैं, ट्रेजरी बिल्स देखेंगे जिसे हम टी बिल कहते हैं, नकद प्रबंधन बिल कहेंगे जिसे हम सीएमबीस भी कहते हैं, दिनांकित सीसैक कहा जाएगा। फिर सरकारी बॉन्ड के प्रकार देखेंगे, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड देखेंगे, सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित कई और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु को भी हम देखेंगे, खुला बाजार संचालन हम देखेंगे, तरलता समायोजन सुविधा हम देखेंगे, जी सैक में व्यापार हम देखेंगे, एनडीएस ओएम देखेंगे और अंत में हम इन सभी का सारांश देखेंगे। अगर हम लोग इन्हें इंग्लिश में एक बार देखना चाहें तो देख सकते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स इन इंडिया, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, who can issue CDs, important key points related to the CDs, non-convertible debentures of original or initial maturity up to 1 year, eligibility to issue NCDs, important definitions in one life, government security, GSEC, treasury bills, T-bill, cash management bills, CMBs, dated GSECs, types of government bonds, sovereign gold bond, SGB, other important points related to the government securities, open market operations or OMS, liquidity adjustment facility, LAF, ट्रेडिंग इन GSEC, NDSOM और अंत में इन सभी की समरी। ठीक है। तो ये जो है ये हमारा आप कह सकते हैं कोर्स ऑफ एक्शन होने जा रहा है इस पूरे लेक्चर के दौरान। यहीं पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर है जो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। तो डिस्क्लेमर इज लाइक दैट द इमेजेस यूज्ड इन अ स्लाइड डेक आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this text and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.in and we shall remove the images. आज सवीकरण हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपके पास कोई चिंता या मुद्दा है तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा दें। आइए अब बात करते हैं सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में। तो किसी भी देश में वित्तीय प्रणाली में विभिन्न मध्यस्थ शामिल होते हैं जो कि अधिशेष खंड से धन को स्रोत करने और ऐसे धन को जरूरतमंद खंड में तैनात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो आपका फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें कई सारे आप कह सकते हैं मीडिएटर्स होते हैं। मध्यस्थ जो बैंक होते हैं वो हो सकते हैं आपके वित्तीय संस्थान, म्यूचुअल फंड आदि। लेकिन उस सबके लिए हमें वित्तीय बाजार या फाइनेंशियल मार्केट्स को समझने की सबसे अधिक जरूरत। वित्तीय बाजार या फाइनेंशियल मार्केट्स होते क्या है, इन पे रिकॉर्ड डालते हैं। देखिए असल में क्या होता है, ये एक तरीके से एक आम आप कह सकते हैं बाजार की तरह है, एक नॉर्मल मार्केट की तरह है जहां पे दो लोग होते हैं। एक वो जिसके पास अधिक पैसा है, उसे ये पैसा किसी को देना है और बदले में इंटरेस्ट लेना।
एक वो जिसको पैसे की जरूरत है, उसके पास पैसा है नहीं, और वो किसी से पैसा लेके फिर उसको पर्टिकुलर इंटरेस्ट देगा। ठीक है। इन्हीं दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो है आपका वित्तीय बाजार या फाइनेंशियल मार्केट। और इस चीज को करने के लिए, इन दो लोगों को मिलवाने के लिए, जिनके पास अधिक पैसा है और जिन्हें पैसे की जरूरत है, हमारे पास आता है मध्यस्थ, या कहा जाए इंटरमीडिएटरी। और ये होते हैं कई सारे इंटरमीडिएट बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और म्यूचुअल फंड। मध्यस्थ बैंक, वित्तीय संस्थान और म्यूचुअल फंड। ठीक है। अब यदि हम बात करें मनी मार्केट की, तो मनी मार्केट एक ऐसा बाजार है जो कि अल्पकालिक वित्तीय संपत्तियों के लिए होता है, जो पैसे के निकट के विकल्प होते हैं। मनी मार्केट उपकरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ही यह है कि वह तरल होता है और इसे कम लागत पर जल्दी से पैसों में बदला जा सकता है। यानी बात की जाए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की, तो देखिए ये होते हैं आपके अल्पकालिक वित्तीय संपत्तियां, या फिर कहा जाए शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये पैसे तो नहीं होते, लेकिन ठीक पैसे जैसे होते, और जब चाहे तब इन्हें पैसे में बदला जा सकता है। ठीक है। तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि ये तरल होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये लिक्विड होते, लिक्विडिफाइड होते। ठीक है। और कम लागत पे और लो कॉस्ट पे इन्हें मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके बाद आता है कॉल नोटिस। टर्म मनी मार्केट भारतीय मनी मार्केट का एक महत्वपूर्ण खंड बनाता है। अब बात की जाए कॉल मनी मार्केट के तहत, फंड्स को रातों रात उधार लेन देन किया जाता है। नोटिस मनी मार्केट के तहत फंड्स को 2 दिनों और 14 दिनों के बीच की अवधि के लिए लेन देन किया जाता है। और टर्म मनी मार्केट के तहत फंड्स को 15 दिनों से 365 दिनों के बीच की अवधि के लेन देन के लिए किया जाता है। यानी कॉल मनी में क्या होता है कि जब आप पैसे को रातों रात एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। नोटिस मनी में क्या होता है कि पैसे को 2 दिन से लेकर 14 दिन के बीच में बेचा जाता है। और वहीं पे जो आपका आता है टर्म मनी, उसमें 15 दिनों से लेकर 365 दिनों के बीच में पैसे का लेन देन किया जाता है। तो ये तीनों ही मनी मार्केट के प्रकार हैं। समय अवधि के अनुसार इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, जिन्हें कहते हैं हम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। इसमें से अगर हम आरआरबीज को हटा दें, रीजनल रूरल बैंक्स को, फिर आता है हमारा सहकारी बैंक। इसमें से हम भूमि विकास बैंकों को हटा दें, फिर आता है हमारा प्राथमिक डीलर। इसमें से हम बाकी कुछ छोटी मोटी चीजों को हटा दें, तो ये सभी कॉल नोटिस मनी मार्केट में उधारकर्ता और ऋणदाता के रूप में भाग लेने की अनुमतित होते हैं। यानी ये लोग पैसा उधार पे दे भी सकते हैं और पैसा उधार पे ले भी सकते हैं, दोनों के लिए इनको मान्यता मिली। ठीक है। इसके पश्चात जब हम आगे बढ़ते हैं, तब हमारा आता है वाणिज्यिक पत्र, कमर्शियल पेपर। अब बात की जाए इसकी, तो जो आपके वाणिज्यिक पत्र होते हैं या कमर्शियल पेपर होते हैं, उन्हें शॉर्ट में सीपी भी कहा जाता है। सीपी जो है ये एक असुरक्षित मुद्रा बाजार उपकरण है, जो कि एक वचन पत्र के रूप में जारी किया जाता है। यानी अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, जो कि एक प्रॉमिसरी नोट के तौर पे जारी किया जाता है। सीपी एक निजी रूप से रखा गया उपकरण है। 1990 में भारत में पेश किया गया था, ताकि उच्च रेटिंग वाले कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं को उनके अल्पकालिक उधार स्रोतों में विविधता लाने और निवेशकों को एक अतिरिक्त उपकरण प्रदान करने में सक्षम बनाया जा सके। प्राथमिक डीलर्स और पीडी और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, जिसे हम कहते हैं एएफआई, यानी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, को भी उनके अल्पकालिक वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीपी जारी करने की अनुमति दी गई। ठीक है।
अब बात की जाए कि सीपी जारी कौन कर सकता है। सीपी में जानने के बाद तो देखिए, कंपनियों, पीडी, एफआई को सीपी के माध्यम से अल्पकालिक संसाधन जुटाने की अनुमति दी गई है, यानी शॉर्ट टर्म रिसोर्स। एक कंपनी सीपी जारी करने के लिए पात्र होगी यदि कंपनी की नवीनतम ऑडिट की गई बैलेंस शीट के अनुसार कंपनी की मूर्त निवल संपत्ति 4 करोड़ रुपए से कम नहीं है। दूसरी, कंपनी को बैंक या फिर एफआई द्वारा कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई। तीसरी, कंपनी के उधार खाते को वित्त पोषण बैंक और संस्था द्वारा एक मानक संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया। यानी कोई भी कंपनी है जो कि सीपी जारी करना चाहती है, पहली शर्त कि उसकी जो अभी हाल फिलहाल की ऑडिट की गई बैलेंस शीट है उसके अनुसार उसके पास जो अपनी टेंजिबल नेटवर्थ है, यानी वो चीजें जिन्हें छुआ जा सकता है, देख के महसूस किया सकता है, यानी प्लांट एंड मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, व्हीकल्स हो गए, या आपके इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ये सब मिला के लगभग 4 करोड़ रुपए होने चाहिए, उससे कम नहीं। दूसरा, इस कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल है उसको किसी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा मान्यता दी गई हो। तीसरा, जिस भी बैंक ने या संस्था ने उसको मान्यता दी है उसके अनुसार वो कंपनी जो है वो अभी तक एक स्टैंडर्ड एसेट को फॉलो कर रही है, यानी अभी तक वो अपना जो उधार है या चीजें हैं वो सही समय पे लौटा रहे हैं और एकदम अच्छे से कार्य कर रहे हैं। जब ये तीन कंडीशंस मैच हो जाती हैं, इन तीनों आप कह सकते हैं चीजों का मिलाप हो जाता है, शर्तों का, उसी के पश्चात कोई भी कंपनी सीपी लागू कर सकती है। अब हम देखेंगे सीपी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए, सीपी एक वचन पत्र के रूप में जारी किया जाएगा। वचन पत्र क्या होता है, देखिए बताता हूं। मान लीजिए एक कंपनी है एक्स वाई जेड जिसने सीपी को जारी किया। सीपी क्या होता है, कमर्शियल पेपर, यानी किसी कंपनी ने अगर 1 लाख रुपए का सीपी जारी किया है तो जो कोई भी उस सीपी को खरीदेगा वो कंपनी को 1 लाख रुपए देगा कुछ समय के लिए, जो सीपी में मेंशन होगा। और उस समय के बीच में कंपनी जो है वो उस इंसान को कोई ना कोई इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह देती रहेगी। ठीक है। और एक समय के बाद जो कंपनी है वो दोबारा से 1 लाख रुपए उस शख्स को लौटा के उससे वो सीपी खरीद लेगी। तो यही होता है एक वचन पत्र, यानी अभी आप पैसा दे दीजिए, बदले में आपको इंटरेस्ट देंगे, कुछ समय पश्चात हम लोग जो हैं वो पैसा आपको लौटा के अपना इंटरेस्ट या अपना सीपी वापस ले लेंगे। ठीक है। सीपी 5 लाख रुपए और उसके गुणकों के मूल्य वर्ग में जारी किया जाएगा। सीपी को जारीकर्ता द्वारा निर्धारित किए जाने वाले अंकित मूल्य पर छूट पर जारी किया जाएगा। सीपी को जारी करने की तिथि न्यूनतम 7 दिनों और अधिकतम 1 वर्ष तक की परिपक्वता के साथ जारी किया जाएगा। यानी ये इसका जो टाइम पीरियड है वो मिनिमम 7 डेज का है और मैक्सिमम 1 ईयर तक ही ये लागू रह सकता है। इसके पश्चात अब हम बात करेंगे सीडी की, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के बारे में। अभी हमने कमर्शियल पेपर देखा, अब हम देखेंगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है सीडी, एक परक्राम्य मुद्रा बाजार साधन है और इसे डीमेटलाइज्ड रूप में या एक निश्चित समय अवधि के लिए बैंक या अन्य पात्र वित्तीय संस्थान में जमा की गई धनराशि के खिलाफ एक उसॉन्स प्रॉमिसरी नोट के रूप में जारी किया जाता है, यानी एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लेकिन सिर्फ किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। अब बात की जाए कि सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स को, सीडीज को कौन जारी कर सकता है। देखिए, सीडीज जारी की जा सकती हैं कुछ कंडीशंस में। पहली, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक को छोड़कर। दूसरा, चयनित अखिल भारतीय वित्तीय संस्था जिन्हें हम आरबीआई द्वारा निर्धारित छत्र सीमा के भीतर ही अल्पकालिक संसाधन जुटाने की अनुमति दी गई है, सिर्फ वही इसे लागू कर सकते हैं, सिर्फ वही इसे इशू कर सकते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि इससे जुड़े हुए हैं सीडी से, उन्हें एक बार देख लेते हैं। देखिए, सीडी की जो न्यूनतम राशि है वो 1 लाख रुपए होनी चाहिए।
और इसके बाद 1 लाख रुपए के गुणकों में होनी चाहिए। दूसरा, बैंकों द्वारा जारी सीडी की परिपक्वता अवधि जारी करने की तारीख 7 दिनों से कम और 1 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी सीडी जो है वो कम से कम 7 दिनों के लिए तो होगा ही होगा, लेकिन वो 1 साल से ऊपर के लिए जारी नहीं किया जा सकता। तीसरी, एफआई या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा जारी करने की तारीख 1 वर्ष से कम और 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए सीडी जारी नहीं कर सकता। बैंक जो है वो 7 से 1 साल के बीच के लिए जारी कर सकता है, और किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो 1 से 3 साल के बीच में कर सकता है। तो ये याद रखिएगा, बैंक not less than 7 days and not more than 1 year. Financial institution not less than 1 year and not more than 3 years. ठीक है। सीडी को अंकित मूल्य छूट पर जारी किया जा सकता है। बैंक या एफआई केवल डीमेटेलाइज रूप में ही सीडी जारी रखे। अब हम बात करते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, एनसीडीएस, जो कि ओरिजिनल और इनिशियल मेच्योरिटी के साथ आते हैं 1 साल के लिए। तो देखा जाए, गैर परिवर्तीय डिवेंचर, इसका जो अर्थ है वो है एक ऋण साधन जो एक कॉरपोरेट एनबीएफसी सहित द्वारा 1 वर्ष तक की मूल्य या प्रारंभिक परिपक्वता के साथ जारी किया जाता है और निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जारी किया जाता है। दूसरा, कॉरपोरेट का अर्थ है वो कंपनियां जो कि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत, उसमें एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी शामिल हैं, परिभाषित एक कंपनी है, किसी भी विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित एक निगम। अब हम देखें पात्रता या एलिजिबिलिटी एनसीडी को शो करने के लिए। एक कॉर्पोरेट एनसीडी जारी करने के लिए पात्र होगा यदि वह निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता है, अर्थात पहला, नवीनतम ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार कॉर्पोरेट की ठोस निवल संपत्ति 4 करोड़ रुपए से कम नहीं है। दूसरा, कॉर्पोरेट को बैंक या बैंकों या अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा कार्यशील पूंजी सीमा या टर्म लोन स्वीकृत किया गया है। और तीसरा, कॉर्पोरेट का उधारी खाता वित्त पोषण बैंक संस्थानों द्वारा एक मानक संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया। चौथा, एनसीडी 90 दिनों से कम की परिपक्वता के लिए जारी नहीं किए जाएंगे और एनसीडी को न्यूनतम 5 लाख रुपए मूल्य और 1 लाख रुपए के गुणकों में जारी किया जा सकता है। तो ये है एलिजिबिलिटी या कहा जाए पात्रता एनसीडी को जारी करने की। अब महत्वपूर्ण डेफिनेशंस जो हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला आता है आपका कॉल मनी, मतलब रातों रात फंड्स में जब डील होती है उसे कहते हैं कॉल मनी। नोटिस मनी, यानी जब पैसे का लेन देन 2 से लेकर 14 दिनों के भीतर किया जाए। इसके पश्चात आता है हमारा टर्म मनी, मतलब 15 दिनों से 1 साल के बीच में फंड्स में डील हो रही। फिर प्राइमरी डीलर, इसका मतलब एक वित्तीय संस्था है जो कि रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक वैध प्राधिकरण पत्र के रूप में पीडी रखता है। ठीक है, यानी जो रिजर्व बैंक है उसके अकॉर्डिंग लेटर ऑफ ऑथराइजेशन होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास, तभी जाके वो प्राइमरी डीलर बन सकता है, पीडी बन सकता है। इशूइंग और पेइंग एजेंट, जिन्हें हम शॉर्ट में कह देते हैं कई बार आपका आईपीए, इसका मतलब कोई भी अनुसूचित बैंक है या कोई भी शेड्यूल बैंक है जो कि आईपीए के रूप में कार्य करता है, आईपीए या फिर इशूइंग एंड पेइंग एजेंट के तौर पे काम करता है। फिर आता है हमारा सीआरए। सीआरए का मतलब है आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। जो एक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ पंजीकृत है।
ठीक है, यानी कह सकते हैं जो हमारा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सेबी, उसी के साथ ये रजिस्टर्ड है, पंजीकृत। अब यदि बात की जाए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में, जिन्हें हम शॉर्ट में जीसैक नाम से भी पुकारते हैं, तो असल में यह एक व्यापार योग्य साधन है जिसे केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाता है। यह सरकार के ऋण दायित्व को स्वीकार करता है। यानी देखिए मैं बताता हूं, सरकार को अक्सर पैसों की जरूरत होती है, ठीक है। अब सरकार क्या करती है, कई बार वो पैसा आम जनता से उठाती है, उसके बदले में वो एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करती है। जैसे मान लीजिए सरकार ने 10 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी कर दी। अब क्या होगा, जो भी आदमी वो 10 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी खरीदेगा, वो सरकार को 10 करोड़ रुपए देगा एक तय समय सीमा के लिए। जैसे मान लीजिए 10 साल, 10 साल तक 10 करोड़ रुपए सरकार लेगी, और हर 10 साल तक सरकार जो है उसको कोई ना कोई इंटरेस्ट देगी, यानी हर एक साल, 10 साल में पड़ने वाली हर एक साल, यानी 10 सालों तक उसे कोई ना कोई इंटरेस्ट देती रहेगी। 10 साल की समय अवधि पूरी होने के बाद सरकार क्या करेगी, वो पैसा उस आदमी को लौटा देगी और गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस खरीद लेगी। तो ये दिखाता है ऋण दायित्व, या कहा जाए डेट ऑब्लिगेशन, यानी गवर्नमेंट ने पैसा किसी से लिया हुआ है, आम लोगों से, और वो उन्हें लौटाना है। यह प्रतिभूतियां अल्पकालिक, आमतौर पर ट्रेजरी बिल्स कहलाती हैं, जिनकी मूल्य परिपक्वता 1 वर्ष से कम में होती है। यानी शॉर्ट टर्म कब होती हैं, जब 1 साल से कम के लिए जारी की गई हो, जिन्हें हम ट्रेजरी बिल्स कहते हैं। दूसरी तरफ ये दीर्घकालिक, आमतौर पर सरकारी बॉन्ड या दीर्घकालिक प्रतिभूतियां कहलाती हैं, जिनकी मूल परिपक्वता 1 वर्ष या उससे अधिक होती है। या फिर इसे हम कई बार लॉन्ग टर्म भी कहते हैं, जिन्हें हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटीज नाम से जानते हैं। यह तब होता है जब अवधि 1 साल से 1 साल से ज्यादा हो, तब। जीसैक्स में डिफॉल्ट का लगभग कोई जोखिम नहीं होता है, इसलिए इन्हें जोखिम मुक्त गिल्ट एड साधन कहा जाता है। डिफॉल्ट का मतलब कि देखिए सरकार जो है वो आपके पैसे लौटाएगी ही लौटाएगी, तो किसी ने भी अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी है तो उसको इतनी दिक्कत नहीं आती। नोट, भारत में केंद्र सरकार द्वारा ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करती है, जबकि राज्य सरकारें केवल बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करती हैं, जिन्हें राज्य विकास ऋण या फिर एसटीएल कहा जाता है। देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ट्रेजरी बिल्स और डेटेड सिक्योरिटीज दोनों जारी कर सकती है, वहीं पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो सिर्फ डेटेड सिक्योरिटीज ही जारी कर सकती हैं, जिन्हें हम अक्सर स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के नाम से भी जानते हैं। ट्रेजरी बिल या टी बिल जो मनी मार्केट के उपकरण हैं, अल्पकालिक ऋण उपकरण हैं जो भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं और वर्तमान में 3 अवधियों में जारी किए जाते हैं, यानी 91 डेज के लिए, 182 डेज के लिए, या फिर 364 डेज के लिए। यह शून्य कूपन प्रतिभूति हैं और इन पे कोई ब्याज नहीं देती है। इन्हें छूट पर जारी किया जाता है और परिपक्वता पर अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है। फिर आता है हमारा कैश मैनेजमेंट बिल, सीएमबी। 2010 में भारत सरकार ने आरबीआई के साथ परामर्श करके एक नया अल्पकालिक साधन, जिसे हम कहते हैं कैश मैनेजमेंट बिल्स के नाम से जारी किया था। अस्थायी नकदी प्रवाह अनुसूचनों को पूरा करने के लिए पेश किया गया। सीएमबीज में टी बिल्स की समान विशेषताएं होती हैं, लेकिन इन्हें 91 डेज से कम की परिपक्वता के लिए जारी किया जाता है। डेटेड जीसैक, दिनांकित जीसैक वह प्रतिभूतियां हैं जो एक निश्चित या परिवर्तनीय कूपन ब्याज दर को वहन करती हैं, जो अर्धवार्षिक उधार पर अंकित मूल्य का भुगतान की जाती है। सामान्यतः दिनांकित प्रतिभूतियों की अवधि 5 से 40 वर्षों तक होती है। नोट, भारतीय रिजर्व बैंक का सार्वजनिक ऋण कार्यालय पीडीओ जीसैक का रजिस्ट्रार डिपॉजिटरी के रूप में कार्य करता है और निर्गम ब्याज भुगतान और परिपक्वता पर मूलधन की पुनर्भुगतान से संबंधित कार्य करता है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड की बात की जाए, स्थिर दर बॉन्ड, ये वो बॉन्ड है जिस पर कूपन दर बॉन्ड के पूरे जीवन, यानी कि जब तक वो परिपक्वता तक ना पहुंच जाए, उसके लिए उसकी जो आप कह सकते हैं ऋण है वो स्थिर रहता है। फिर आता है हमारा फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, ये वो प्रतिभूतियां हैं जिनके कूपन दर स्थिर नहीं होते हैं। भारत में पहली बार इसका इजाद 1995 में जारी किए गए थे। फिर आते हैं शून्य कूपन बॉन्ड, वो कूपन बॉन्ड हैं जिन पर कोई कूपन भुगतान नहीं होता है। पूंजी संचालित बॉन्ड, वह बैंड है जिनका मूलधन स्वीकृत मुद्रास्फीति सूचांक से जुड़ा होता है, ताकि निवेशकों के मूलधन को मुद्रास्फीति से बचाया जा सके। मुद्रास्फीति सूचांकित बॉन्ड
वह बांड होते हैं जिनमें कूपन प्रवाह और मूलधन दोनों को ही मुद्रास्फीति से बचाया जाता है। इसे उपयोग में किए जाने वाले मुद्रास्फीति सूचांक थोक मूल्य सूचांक या फिर उपभोक्ता मूल्य सूचांक को हो सकता है। फिर हम बात करें स्ट्रिप्स की, पंजीकृत ब्याज और प्रतिभूतियों के मूलधन का प्रत्येक व्यापार। स्ट्रिप्स वह प्रतिभूतियां हैं जो नियमित जीसैक से जुड़े नकदी प्रवाह को अलग करके बनाई जाती हैं, अर्थात प्रत्येक अर्धवार्षिक कूपन भुगतान और जारीकर्ता से प्राप्त होने वाले अंतिम मूलधन भुगतान को अलग अलग प्रतिभूतियों में विभाजित किया जाता है और मूलतः शून्य कूपन बॉन्ड होते हैं। उसके बाद आता है आपका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एसजीबी। एसजीबी अद्वितीय उपकरण है जिनके कीमती वस्तु मूल्य जैसे सोने से जुड़ी होती है। एसजीबी सोने के ग्राम गुणकों में नामित होते हैं जिन्हें 1 ग्राम की मूल्य इकाई होती है। एसजीबी की अवधि 8 वर्षों तक होती है जिसमें 5 वर्षों से ब्याज भुगतान तिथि पर निकासी विकल्प होता है। फिर हम आते हैं बाकी पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला राष्ट्र विकास ऋण, जिसे हम स्टेट डेवलपमेंट लोन्स कहते हैं। राज्य सरकारें भी बाजार से ऋण उठाती हैं जिन्हें एसटीएल कहा जाता है। एसटीएल दिनांकित प्रतिभूतियां हैं जो सामान्य नीलामी माध्यम से जारी की जाती हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए आयोजित नीलामियों के समान ही होती हैं। ब्याज अर्धवार्षिक अंतराल पर सेवा की जाती है और मूलधन परिपक्वता तिथि पर चुकाया जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस ओएमओ। ओएमओ वह बाजार संचालन है जो आरबीआई द्वारा बाजार में रुपए की तरलता की स्थिति को स्थायी उधार पे समायोजित करने के उद्देश्य से जीसैक की बिक्री खरीद के माध्यम से किए जाते हैं। जब आरबीआई को लगता है कि बाजार में अधिक तरलता या प्रतिभूतियों की बिक्री का सहारा लेता है जिससे रुपए की तरलता से बाहर निकाला जा सकता है। इसी के साथ इसी तरह जब तरलता की स्थिति कड़ी होती है तो आरबीआई बाजार से प्रतिभूतियों को खरीद सकता है जिससे बाजार में तरलता जारी हो सकती है। इसके बाद जीसैक के पुनः खरीद बायबैक का क्या अर्थ है? जीसैक का पुनः खरीद बायबैक एक प्रक्रिया है जिसे द्वारा भारत सरकार और राज्य सरकारें अपने मौजूदा प्रतिभूतियों को समय से पहले भुनाकर धारकों से वापस खरीद लेती हैं। बायबैक के उद्देश्यों में लागत में कमी, उच्च कूपन प्रतिभूतियों को वापस खरीदकर बकाया प्रतिभूतियों की संख्या में कमी और जीसैक बाजार में तरलता में सुधार, अतरल प्रतिभूतियों को वापस खरीदकर और प्रणाली में तरलता का संचार शामिल हो सकता है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एलएएफ। एलएएफ एक सुविधा है जो आरबीआई द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और पीडी को तरलता की आवश्यकता होने पर उपलब्ध कराई जाती है। यह अतिरिक्त तरलता होने पर आरबीआई के पास अतिरिक्त धनराशि को रात भर के आधार पर जीसैक सहित एसटीएल के समाप्रोशिक के खिलाफ पार्क करने के लिए उपलब्ध कराई जाती है। मूल रूप से एलएएफ दिन प्रतिदिन के आधार पर तरलता प्रबंधन को सक्षम बनाता है। ट्रेडिंग इन जीसैक। प्रतिभूतियों का द्वितीयक बाजार में व्यापार निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। पहला, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग, एनडीएसओएम कहते हैं जिसे, ओवर द काउंटर ओटीसी या फिर एनडीएसओएम वेब। एनडीएसओएम की बात की जाए, अगस्त 2005 में आरबीआई ने एक गुमनाम स्क्रीन आधारित ऑर्डर मिलान मॉड्यूल पेश किया था। यह एक ऑर्डर संचालित इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जहां प्रतिभागी सिस्टम पर अपने ऑर्डर डालकर या अन्य प्रतिभागियों द्वारा पहले से डाले गए ऑर्डर को स्वीकार करके गुमनाम रूप से व्यापार कर सकते हैं। इसी के साथ हमने टॉपिक को समाप्त कर लिया है। यदि बात की जाए समरी की, तो भारत में वित्तीय प्रणाली प्रमुख अवधारणाओं को सारांश में हमने देखा। वित्तीय माध्यम, मुद्रा बाजार खंड, जिसमें हमने कॉल मनी मार्केट, नोटिस मनी मार्केट, टर्म मनी मार्केट और प्रतिभागी देखे। वाणिज्यिक पत्र देखा, परिभाषा, परिचय, पात्रता और परिपक्वता देखी इसकी। जमा प्रमाण पत्र देखा जिसमें हमने परिभाषा, जारीकर्ता, न्यूनतम राशि और रूप देखा। गैर परिवर्तन डिबेंचर्स में हमने देखा परिभाषा, पात्रता, परिपक्वता। सरकारी प्रतिभूति में हमने देखा परिभाषा, प्रकार, ट्रेजरी बिल, कैश मैनिफेस्ट, डेटेड जीसैक्स। सरकारी ब्रांड के प्रकार में हमने देखा स्थिर दर बॉन्ड, फ्लोटिंग दर बॉन्ड, शून्य कूपन बॉन्ड, पूंजी सूचकांकित बॉन्ड, मुद्रास्फीति सूचकांकित बॉन्ड। फिर हमने देखे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और राज्य विकास ऋण। फिर मौद्रिक संचालन हमने देखा। इसी के साथ हमने इस टॉपिक को कर लिया समाप्त। तो इस टॉपिक को यहाँ पे हमने समाप्त कर लिया है। आप सभी से निवेदन है कि इस टॉपिक को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से दूसरे लेक्चर में। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।